Assalamu alaikum, everybody. I hope all of you are having a wonderful evening. Today, we are going to continue the previous session. We have left in the middle due to the shortage of time. Aptitude test consists of around 16 questions, and we have to give our best in this section as well. So, let's continue to where we have left in the last session. And the flow of the presentation in the previous section was logical reasoning, and we were still on the logical reasoning in the previous section. So we will continue from the logical reasoning as well. So we are going to learn today coding and decoding. What is coding and decoding in logical reasoning? तो हम समझेंगे कि कोडिंग एंड डिकोडिंग क्या होती है। कोडिंग मीन्स कि किसी चीज़ को आपने कोई स्पेसिफिक कोड दे दिया, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी पैटर्न को, किसी भी नंबर को, किसी भी वर्ड को। ओके, तो उसके बाद फिर हम उसे क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। डिकोड किस तरह से करेंगे, उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के बाद, और यही इसका गोल होता है, पर्पस होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग में लॉजिकल रीजनिंग के टेस्ट का, कि हम आपकी लॉजिक और पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकें और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को आप समझ सकें। तो यही गोल है। सपोज़ अगर आपने किसी को किसी वर्ड को आपने डिकोड कर दिया और उसको कोई पैटर्न दे दिया, ज़रूर किसी सिस्टमैटिक पैटर्न ही होता है ना, किसी के सिस्टमैटिक फॉर्म में ही आपने उसको कोड किया होगा। तो हम उसको डिकोड करेंगे, तो उसी पैटर्न को हम आइडेंटिफाई करेंगे, और यही लॉजिक होगी यहाँ जहाँ पे हम अपना माइंड इस्तेमाल करेंगे और रीजनिंग इस्तेमाल करेंगे, और इसी तरह से आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। कि देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, एक देखिए, लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में आपके पास लेटर्स दिए हुए हैं यहाँ पे। इनमें क्या होता है कि रिप्लेस करते हैं ईच लेटर को किसी और फिक्स रूल के हिसाब से नेक्स्ट लेटर पे। अब देखिए हमारे पास एग्जांपल में क्या है, इफ़ रोड इज़ क्लोज्ड एज URDG, हाउ इज स्टॉप कोडेड। तो अगर रोड हमारे पास URDG है, तो हम स्टॉप को कैसे कोड करेंगे, तो स्टॉप का क्या होगा। तो लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन द लेटर्स ऑफ रोड एंड URDG। जब हम देखेंगे इनके पैटर्न्स को, तो हमारे पास, आप थोड़ा सा माइंड लगाएं, आप अपने पास पेन और पेपर अपने पास रखें और इसको डिकोड करने की कोशिश करें। देखिए आपसे सॉल्व हो रहा है, मैं आपको 2 मिनट्स दे रहा हूँ। फिर आप इसको ट्राई करें एक बार और देखें कि आपसे ये सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा। चलिए मैं आपको भी सॉल्व कराता हूँ। आप देखिए, अगर इसको एक अ, बना लें, आप ऐसे करें कि आप एक रो में लिखें, ऐसे ना, R लिखें, उसके नीचे O लिखें, उसके नीचे A लिखें और D लिखें। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी मैं आपको शो करता हूँ। आपके सामने देखिए R जो है, R क्या बन रहा है, U बन रहा है ना, और O क्या बन रहा है, OR बन रहा है, और A क्या बन रहा है, AD बन रहा है, और D क्या बन रहा है, वो G बन रहा है। अगर हम इसका सीक्वेंस देखें, आप इसके सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करें, तो आर के ठीक 3 लेटर्स के बाद देखिए RST के बाद क्या आता है, यू आता है। तो यहाँ पे इन्होंने यू दिया हुआ है। और ऐसे ही अगर ओ देखें, तो ओ के एग्जैक्ट 3 लेटर्स के बाद OPQ के बाद आर आता है। तो यहाँ पे इन्होंने आर दिया हुआ है। इसी तरह से ए हम देखेंगे, तो ए के एग्जैक्ट 3 लेटर्स के बाद ABC के बाद क्या आता है, डी आता है, और यहाँ पे भी डी है। और उसी के बाद अगर हम डी देखें, तो DEF और जी, तो एग्जैक्ट हमारे पास जी आ रहा है। तो ये हमने इसको क्या कर दिया, हम इसके पैटर्न को समझ के कि एग्जैक्ट जो इन्होंने पैटर्न फॉलो किया है रोड को कोड करने के लिए, वो उन्होंने +3 का किया है। हर लेटर में प्लस हम 3 लगा रहे हैं, तो उसके बाद जो हमारे पास लेटर आ रहा है, उन्होंने उस लेटर को यहाँ पे लिखा है। तो अब हम देखेंगे कि स्टॉप का क्या बनेगा। अगर हम एस को देखें, तो STU के बाद क्या आता है, वी आता है। टी के बाद क्या आता है, TUV के बाद W आता है। ऐसे ही है। और उसके बाद हम देखें, ओ के बाद क्या आता है, OPQR आता है। तो हमने यहाँ पे R दे दिया। और उसी तरह से अगर हम P को देखें, तो क्या आता है, PQRS आता है। तो यहाँ पे S आएगा। तो स्टॉप का क्या बनेगा, VWRS।
तो इस तरह से हमने इसको डिकोड कर लिया। ठीक है, तो आपको यहाँ समझ आ गया कि लेटर डिकोडिंग ऐसे होती है, और आपने इसको खुद समझना है। वहाँ पे आपके पास सवाल आएगा तो आपने उसको क्विकली देखना है कि इसमें क्या डिफरेंस है, क्या लॉजिक क्या है इसके दरमियान, इस सेंटेंस में लॉजिक क्या है और किस चीज़ से इसने डिकोड किया। आप उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे वहाँ पे। अपने टेस्ट करने के बाद अपने जो आपके पास माइंड में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसको टेस्ट करेंगे इसी तरह से, इसी की लॉजिक के साथ उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में हमारे पास क्या बात कर रहा है, ये नंबर कोडिंग में हमारे पास ये बात कर रहा है कि वर्ड्स और लेटर्स आर कोडेड इन नंबर्स यूजिंग ए स्पेसिफिक रूल। देखिए सारे के सारे कोडिंग डिकोडिंग में एक स्पेसिफिक रूल होता है जिसको ये फॉलो करते हैं, अदरवाइज ये क्या करेगा, इसको नहीं करेगा ऐसे। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इफ कैट इज कोडेड एट 3120, व्हाट इज द कोड फॉर डॉग। अगर कैट को उन्होंने 3120 में कोड किया है तो डॉग को उन्होंने कैसे कोड, क्या कोड होगा, कैसे कोड करें, डिकोड करेंगे हम इसे। ये कोड डिकोड है, मतलब कोड डॉग है, उसको हमने कैसे कोड करना है, कोड है ना, हमने उसको कोड करना है, कैसे करेंगे। तो अगर हम देखें सी को, तो सी का लेटर क्या आता है, सी किस नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट्स में, हमारे पास 3 पे आता है, ऐसे ही है। और उसके बाद हमारे पास ए कौन से पे आता है, ए 1 पे आता है। और उसके बाद हमारे पास टी किस पे आता है, टी 20 पे आता है। सही है, तो यहाँ पे ये क्या बना, 3120, ऐसे ही है। और उसके बाद हमारे पास डॉग है, तो डॉग कैसे बनेगा, DOG, डॉग। डॉग को डी के कौन से नंबर पे आता है, 4 पे आता है, ऐसे ही 4 पे आता है ना। उसके बाद हम ओ देखेंगे, ओ किस पे आता है, ओ 15 पे आता है। ठीक है, और उसके बाद जी कितने पे आता है, जी 7 पे आता है। तो क्या बनेगा, 4157। देखिए ऐसे ही आ रहा है, देखिए अब ट्राई करते हैं, देखें ऐसे ही आ रहा है ना। तो ये आपका अल्फ़ाबेट्स को उसने नंबर में चेंज कर दिया है, ए को से लेकर जेड तक उसने उसको क्या दिया, उसको नंबरिंग दिया। और उस नंबर को उसने उसके सामने लिखता गया है। ठीक है, उसको प्लस माइनस नहीं किया इसने। कभी कभार ऐसे होता है कि वो प्लस माइनस भी कर लेते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं कि अगर हम उसको ऐसे करेंगे तो क्या होगा, तो उसको हम 7 लिखेंगे। तो अब 7 के लिए हमें फिर उसको सोचना पड़ेगा कि वो कैसे आया, 7 कैसे आया, वो 8 कैसे आया। तो उसको क्या करेंगे, हम देखेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे, आपको यहाँ पे समझ आ गया, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, ये क्यों वो वर्ड्स होते हैं जो हमें लॉजिक रिप्लेस बाय द अदर वर्ड्स एंड यू मस्ट डिकोड द लॉजिक। हमें उसकी लॉजिक को डिकोड करना है, कैसे। अब एग्जांपल, इफ एप्पल इज कॉल्ड ऑरेंज, ऑरेंज इज कॉल्ड बनाना, एंड बनाना इज कॉल्ड ग्रेप, व्हाट इज द कलर ऑफ बनाना। अब देखें आपके सामने एक बिल्कुल सिंपल और इजी एग्जांपल है। एप्पल जो है उसने क्या किया है कि एप्पल को वो ऑरेंज कह रहा है तो वो एप्पल, लेकिन उसको वो क्या कह रहा है, ऑरेंज कह रहा है। और ऑरेंज जो है, जो हमारे पास रियल लाइफ में ऑरेंज होते हैं, उसको वो क्या कह रहा है, वो बनाना कह रहा है। उसने नाम को स्वैप कर दिया है। ठीक है, उसने नाम स्वैप किए हैं चीज़ों को। अब ये यहाँ पे लॉजिक और समझिए उसकी बात को जो सम आपसे कहना चाह रहा है। और ग्रेप क्या है, ग्रेप को वो, बनाना को वो क्या कह रहा है, ग्रैप कह रहा है। तो अब कह रहा है कि जो ग्रैप है वो बनाना जो है वो किस कलर का है। यूजुअली जो हम बनाना कहते हैं, हमारे लिए तो बनाना क्या है, बनाना जो है वो येलो है। ठीक है, हम जो कहते हैं जो असल बनाना का कलर है वो क्या है, येलो है। अगर यहाँ पे वो कह रहा है इफ एप्पल इज ऑरेंज, ठीक है, एप्पल है वो ऑरेंज है, उसको वो उसने नाम क्या दे दिया, ऑरेंज दे दिया। और ऑरेंज, जो ऑरेंज इज कॉल्ड बनाना, ऑरेंज जो होते हैं उसको क्या किया, बनाना। और बनाना जो है उसने क्या किया, ग्रैप। बनाना इज कॉल्ड ग्रैप। लेकिन अगर बनाना ग्रैप ही ठीक है, बनाना को वो ग्रैप कह रहा है, लेकिन है तो वो बनाना, उसका कलर तो चेंज नहीं होगा ना, तो कलर उसका येलो ही रहेगा। ठीक है, द वर्ड बनाना इज कॉल्ड ग्रेप, द वर्ड बनाना इज कॉल्ड ग्रेप, बट द कलर ऑफ बनाना रिमेन्स येलो एज द क्वेश्चन इज अबाउट द रियल वर्ल्ड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट, नॉट द कोडिंग। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को समझना है, ये बहुत ही आसान है कि उसने रियल लाइफ में तो उस चीज़ को चेंज नहीं किया ना, उसने सिर्फ उसका नाम चेंज दे दिया। अब अगर हम पेन को मार्कर कहें तो क्या ये लिखेगा मार्कर की तरह, नहीं लिखेगा ना, वो लिखेगा तो पेन की तरह ही, लेकिन हम उसको मार्कर कह रहे हैं। अगर हम रेज़र को शार्पनर कह दें
तो क्या वो रेजर शॉप करना शुरू स्टार्ट कर देगा? नहीं, उसकी प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं होगी ना, उसकी प्रॉपर्टी उसकी फंक्शन तो वही रहेंगे ना। तो इसी तरह से इसने क्या कहा है कि अगर यहाँ पे बनाना जो है, बनाना इसका ग्रैप, बनाना को ग्रैप करें, लेकिन वो होगा बनाना ही ना, वो उसका कलर तो वही होगा ना। ठीक है, तो ये थी लॉजिक इसकी यहाँ पे सवाल की। नेक्स्ट पे चलते हैं। मिक्स्ड कोडिंग, डिफरेंट रूल्स अप्लाई टू डिफरेंट लेटर्स और वर्ड्स आर जम्बल्ड टू क्रिएट अ कोड। अब देखें इसने क्या किया है, इसने एक रूल फॉलो किया है और उसको जम्बल किया है। कैसे? बॉल का उसने कोड कर दिया है ABML। हाउ इज गेट फॉर इट? अगर बॉल को ABML की तरह वो कोड कर रहा है, तो वो गेट को कैसे कोड करेगा? आप बताएं, थोड़ा माइंड लगाएं और सोचें, फिर मुझसे मुझे बताएं कैसे करेगा। ठीक है। सॉरी। अगर हम इसको देखें, BALL, हमने लेटर लिखा। अब देखें वहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू ABML। अगर यहाँ पे देखें क्या सिमिलैरिटी लग रही है आपको? सिमिलैरिटी क्या लग रही है? वो रिवर्स कर रहे हैं यहाँ पे। कैसे रिवर्स कर रहे हैं? रिवर्स कर रहे हैं ना। बी को ए कर दिया उसने, ठीक है, ए को उसने बी कर दिया, चेंज कर दिया उसने, स्वैप कर दिया, लेटर्स उसने स्वैप कर दिया, चेंज कर दिया। नेक्स्ट से बी ए हो गया और ए बी हो गया। एल क्या होगा? उसने एस एल को क्या किया? उसने एम कर दिया है। एल को उसने एम कर दिया, लेकिन जो लास्ट लेटर है एल, उसको उसने एम नहीं किया, उसको उसने एज इट इज़ रखा है। देखिए आप अगर, तो ये क्या बन गया? ABML। इसी तरह से अगर हम गेट को देखें, GATE, तो क्या होगा? थोड़ा सा सोचें, क्या होगा, कैसे करेंगे हम? ऐसे करेंगे। अगर हम जी को चेंज करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? एफ। एफ होता है ना, जी से पहले क्या आता है? FG। एफ बना। ए से पहले, ए के बाद क्या आता है? बी। फिर उसने चेंज किया ना, उसको आगे किया, क्योंकि ए से पहले तो कुछ नहीं आता, तो ए के बाद आता है बी आता है, उसने चेंज कर दिया। टी से क्या आता है बाद में? यू। और उसके बाद सेम ई एज इट इज। ठीक है, सेम फॉलो हो रहा है। आप देखें इसको, सेम एग्जैक्टली जो उसने ABML में फॉलो किया है वही है। बी को उसने ए किया है, ए को उसने बी किया है, एल को उसने एम किया है। बिल्कुल, बिल्कुल क्या किया उसने? एग्जैक्टली वही किया है। फर्स्ट को उसने पहले कर दिया, उसके बाद उसने नेक्स्ट वालों को आगे मूव किया। एक को उसने रिवर्स किया और उसको आगे चेंज किया, उसके बाद लिखा है। देखें सबसे पहले बी को उसने क्या किया? ए कर दिया ना, उसने क्या किया? पीछे मूव किया। उसके बाद जो नेक्स्ट था बी ए, उसको उसने आगे फ्रंट की तरफ उसने नेक्स्ट लेटर पे मूव किया, तो वो बन गया बी। एल को उसने क्या किया? एल को भी नेक्स्ट नेक्स्ट उसने चेंज किया, तो वो बन गया एम। एल के बाद क्या आता है? एम आता है, और लास्ट वाले को उसने ऐसे ही रहने दिया, तो क्या बन गया? एज एल एज इट इज। इसी तरह से उसने क्या किया यहाँ पे, जी को उसने पहले मूव किया, एफ बन गया, लेकिन उसने ए को बी किया है और टी को यू किया है और ई को एज इट इज लिखा है, तो वो क्या बन गया? FPUE। तो इस तरह से आपकी कोडिंग कंप्लीट हो गई। चले मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे चलते हैं दोबारा हम क्वेश्चन 5 में। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑपरेशंस के भी सवाल आते हैं ना। देखिए मैथमेटिकल्स, आपके पास लेटर आए, आपके पास वर्ड्स आए, ठीक है, आपके पास इसके बाद अभी मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ रही हैं, उसके बाद आपके पास एक लॉजिक आई, ठीक है, रियल प्रॉपर्टीज़ में आपको उसने जो नेम है, नेम चेंज किया उसने। तो अब हमारे पास है मैथमेटिकल ऑपरेशंस कोडिंग। अब इसमें क्या करता है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कोड करते हैं। अब आप देखें यहाँ पे एग्जांपल है आपके पास एक, 843 इज कोडेड एज 15। अब ये बताएंगे 843 को उसने 15 कोड किया है, एंड 512 इज कोडेड एज 8। व्हाट इज द कोड फॉर 729? अब 729 कैसे बना, इसका क्या कोड होगा? थोड़ा सा जहन लगाएं, थोड़ा सा बताएं, फिर मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सोचें, थिंक अबाउट इट, हाउ डज इट हैपन, कैसे हुआ? तो आप देखें 8, 4 और 3, अगर हम इनके दरमियान में प्लस की साइन लगा दें, तो क्या 15 बन रहा है? थोड़ा चेक कर लेते हैं। 4 और
8 कितने होते हैं? 12, 12 और 3 15। ये तो 15 बन रहा है, भाई सही बन रहा है। ठीक है, उसके बाद 5 + 1 + 2, देखिए ये क्या 8 बन रहा है। 5 + 1 6, 6 + 2 8, बिल्कुल ये भी 8 बन रहा है। तो अगर ये दोनों एग्जैक्टली ऐसे ही बन रहे हैं तो व्हाट अबाउट 7 to 9? अगर हम 7 to 9 को करें कैलकुलेट, इसको हम ऐड करें तो क्या बनता है? 7 + 2 9, 9 9 18, 18 है। तो क्या हम सॉल्यूशन देखें, क्या ये 18 बनता है? हमने इसको 18 बनाया है, क्या ये लॉजिक हमारी काम करी है? क्या ऐसे ही है? क्योंकि लास्ट प्रीवियस जो दो इसने हमें दिए थे कोड कर कोडेड जिसको इसने किया है वो तो ऐसे किए हैं। तो अब देखिए इसने अभी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में इसका 7 to 9 क्या इसने ऐसे ही कोड किया है? एग्जैक्टली इसने ऐसे ही किया है। देखें आपके सामने, 8 + 4 + 3 = 15, 5 + 1 + 2 = 8, और 7 + 2 + 9 = 18। सो द कोड फॉर 7 to 9 इज 18। तो एग्जैक्टली ऐसे ही कोड होगा और आपके यहाँ पे कोडिंग एंड डिकोडिंग की क्वेश्चन इस तरह से हल होंगे। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे या आप जितना टाइम और एफर्ट इसमें देंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। और मैंने आपको पहले ही बताया कि यू शुड target at least 16 out of 16 questions in these aptitude test। आपको 16 आउट ऑफ 16 मार्क्स आपने लेने हैं, इसमें अचीव करने हैं, ठीक है, सिक्योर करने हैं। आपने यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो रट्टा नहीं लग सकता। यहाँ पे आपकी मेमोरी याद करना और ये चीज़ सारी चीज़ें नहीं है। इसमें क्या है, इसमें आपकी प्रैक्टिस है और आपका एफर्ट्स है और आपका माइंड है और ऑन द स्पॉट आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, आपकी एनालिसिस है। तब आप उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे जितना, तो आपके लिए इन ये 16 मार्क्स आपके लिए अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा फिर। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। दूसरी चीज़ें इंसान के माइंड से जा सकती हैं, आपने कुछ चीज़ें याद की हैं, कुछ एमसीक्यूज याद की हैं, आपने थ्योरी याद की है, आपने डिफरेंट चीज़ों को जहन में बिठाया, लेकिन कभी कभार इंसान ऑन द स्पॉट टेस्ट के दौरान, ठीक है ना, वो जहन से निकल जाती हैं। लेकिन ये चीज़ें आपकी आपके माइंड में रहती हैं और आपकी प्रैक्टिस से आपको ये क्लियर हो जाती हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके लिए इसमें सक्सेस रेट ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या था, सिंबल कोडिंग। अब हमारे पास सिंबल्स आ गए हैं। अब ये कह रहा है कि हमने आपको सिंबल दिए हैं, आप इसको कोड करके बताएं कि कैसे कोड होगा। अब देखिए आपके पास सिंबल है, सिंबल और लेट जो लेटर्स और नंबर को रिप्रेजेंट करें। अब देखें, A = B @@ और C =%, ठीक है। तो अगर हम CAB लगाते हैं तो ये कैसे कोड होगा? आपके सामने उसने बिल्कुल आसान कर दिया है, C, D और A लिखा है ना उसने, तो हमें तो इसको इधर उधर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि C को जो उसने लिया, उसने सबसे पहले परसेंटेज दिया है तो हम परसेंटेज लिखेंगे। B का उसने A का क्या दिया, उसने हैश दिया है, हम हैश लिखेंगे। और उसके बाद B क्या दिया, उसने B @ दिया है। तो हमारे पास से क्या बनेगा, परसेंटेज हैश और @ प्लेन सी। देखिए हमारे पास बन गया। तो ये इस तरह से कोडिंग एंड डिकोडिंग होती है सिंबल की, ठीक है। तो इसमें आपके पास कुछ टिप्स हैं, जो आप इसको जहन में रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। सबसे पहले लुक फॉर द पैटर्न्स। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखें, जैसे हमने देखा था ऑर्डर्स, हमें और पता चला था कि +3 के बाद जब आ रहा है तो उसमें चेंजेस आ रही हैं, या रिवर्स कर रहा है उसको, ठीक है, या उसने नंबर दे दिए। और उसके बाद हमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस में ये पता चला था कि वो उसमें कैसे हमने प्लस उसमें 3 किया तो उसके बाद वो चीज़ें आ गई, पैटर्न आ गए। हमें रूल देखने हैं कि उसने कौन से प्री डिफाइंड रूल सेट किए हुए हैं, वो क्या ऐड कर रहा है, क्या वो सबट्रैक्ट कर रहा है, क्या वो रीअरेंज कर रहा है, चेंजेस कर रहा है। हमें ये चीज़ें देखनी होती हैं, हमें ये एनालाइज करना होता है कि जो लॉजिक उसने दी हुई है स्टेप बाय स्टेप डिकोड करने की, उसको हम प्रीवियस चीज़ों से कैसे उसको चेक करने के बाद, उसको वेरीफाई करने के बाद हम अपने जो हमारे लास्ट हमें जो पूछ रहा है उस पर हम अप्लाई करेंगे। और हम ये प्रोसेस को ब्रेक डाउन करेंगे, पेपर पे लिखेंगे। जब आप पेपर पे लिखते हैं, जब आप उस चीज़ को वहाँ से नोट करके अपने माइंड में उसको फिट करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये मैं इस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ, तो बहुत आपके लिए आसान हो जाती है वो चीज़ें हल करना, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी कोडिंग एंड डिकोडिंग क्लियर हो जाती है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, स्टेटमेंट अजम्पशंस। अब ये किस किस्म के सवाल होते हैं, इसमें ये होता है कि आपकी एबिलिटी टेस्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है इम्प्लिसिट अजम्पशंस में बिहाइंड ए गिवन स्टेटमेंट। अब आपको उसने एक स्टेटमेंट दे दी, लेकिन उसने आपको क्लियरली नहीं बताया कि इसमें मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ।
वो आपने उस स्टेटमेंट से खुद निकालनी है। उसके आपने ऐसे कहते हैं ना कि बात का मतलब निकालना, इस बात में इसने जो बात की है इसका क्या मतलब है। तो आपने यहाँ पे उन बातों के मतलब निकालने हैं, ठीक है। हम वैसे भी जनरली जैसे हम गॉसिप्स करते हैं, बात करते हैं, तो हम अक्सर कहते हैं ना कि इस बात का ये मतलब है, इस चीज़ का ये मतलब है, उसने हमें ये कहना चाह रहा था, वो इसने ये कन्वे करना चाह रहा था वो। तो यहाँ पे भी आपने वही चीज़ें करनी है कि उस स्टेटमेंट को समझना है और उससे उस चीज़ का कनेक्शन बनाना है, रिलेशनशिप बनाना है, उसकी अंडरस्टैंड करना है कि उसने अजम्पशन क्या की है यहाँ पे, वो कहना क्या चाह रहा है। लेकिन वो होगी इम्प्लिसिट, लेकिन आपने उसको क्या करना है, समझ के उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना है, ठीक है। उस चीज़ को अनस्टडीड है लेकिन आपने उसको ग्रांटेड लेना है, और ग्रांटेड लेना है। लेट्स सी कैसे होता है। एन अजम्पशन मस्ट बी इम्प्लिसिट इन दिस स्टेटमेंट, ये जहन में रखें। इट शुड डायरेक्टली कनेक्ट द स्टेटमेंट्स मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट। अजम्पशंस कैन नॉट कॉन्ट्रडिक्ट द स्टेटमेंट और ऐड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। अब जो वो चीज़ें बता रहा है उसी में से होगी, उसके हट के कोई आपने नहीं बताना, इररिलेवेंट चीज़ें नहीं देनी। लेट्स सी कैसे बता रहा है। अब देखिए हमारे पास बेसिक एग्जाम्पल है, एक स्टेटमेंट है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि जो लोग हैं वो कामयाबी को हार्ड वर्क से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। और सक्सेस जो है वो लोगों के ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ें आ रही हैं, क्या देखें यही आ रही है, सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड, बिल्कुल देखिए आपके सामने आ गई ना, सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क। जो हमारी मेहनत है, हार्ड वर्क है, हमारी कामयाबी उसी पर डिपेंड करती है। और दूसरी, पीपल डिज़ायर सक्सेस, लोग कामयाबी की तरफ क्या करते हैं, भागते हैं या उसको डिज़ायर करते हैं, उसकी ख्वाहिश करते हैं। इस एक्सप्लेनेशन क्या है, देखें आपके सामने रिलेशनशिप है हार्ड वर्क सक्सेस सक्सेस का। आप हार्ड वर्क करेंगे तो आप कामयाब होंगे, ठीक है। और यहाँ पे हार्ड वर्क आप क्यों करेंगे, कामयाब होने के लिए करेंगे ना। तो आप डिज़ायर कर रहे हैं कामयाबी, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, डिज़ायर कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो। तो ये चीज़ें बन गई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे एक वार्निंग्स दी गई हैं, स्पीड लिमिट्स आर स्ट्रिक्टली इन्फोर्स ऑन दिस हाईवे। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो हाईवे है यहाँ पे स्पीड लिमिट्स आर स्ट्रिक्टली इन्फोर्स हैं। तो इसमें से क्या आपको क्या मतलब नज़र आ रहे हैं, इसमें से हमारे पास assumptions दो आ रही हैं कि ड्राइवर्स में और स्पीड, इफ स्पीड लिमिट्स आर नॉट इन्फोर्स, अगर वो यहाँ पे स्पीड लिमिट नहीं देता तो क्या होगा, हाईवे पर ड्राइवर अपनी स्पीड बढ़ा देगा, ओवर स्पीडिंग करेंगे लोग। और दूसरी, इन्फोर्समेंट ऑफ स्पीड लिमिट्स रिड्यूसेस एक्सीडेंट्स, अगर वहाँ पे वो स्पीड लिमिट नहीं रहते तो क्या होंगे, एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे हाईवे पे। तो उन्होंने क्या किया है, स्पीड लिमिट लगा दी है, ठीक है। तो ये आपने अज्यूम करना है और अजम्पशंस देनी है। यहाँ पे क्या कह रहा है, एडवर्टाइजमेंट है कि स्टूडेंट बाय दिस वॉशिंग मशीन एंड सेव इलेक्ट्रिसिटी। मतलब यहाँ पे वो ये दे रहा है कि आप ये अगर वॉशिंग मशीन खरीदेंगे तो आपकी बिजली बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बिजली बचाना लोगों का मकसद है। और दूसरी, पीपल वांट टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, देखें बिजली बचाना लोगों का मकसद है, वो चाहते हैं। और वॉशिंग मशीन क्या करती है, वो कम इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करती है इन कंपैरिजन टू अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पे दो अजम्पशन हो गई। यहाँ पे पब्लिक अनाउंसमेंट है, क्या कह रहे हैं कि स्टूडेंट शुड सबमिट देयर असाइनमेंट बाय द ड्यू डेट टू अवॉइड पेनल्टीज। अब यहाँ पे ये है कि स्टूडेंट्स को सबमिट करानी है अपनी असाइनमेंट बाय द ड्यू डेट टू अवॉइड पेनल्टीज। यहाँ पे पेनल्टी से बचना क्या है, एक उनकी, एक क्या है टाइमली सबमिशन, और पेनल्टी से बचना क्या है, उनका मकसद है। देखिए यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्या है, इसका मकसद है दूसरा ये कि सम स्टूडेंट्स में नॉट सबमिट असाइनमेंट ऑन टाइम। तो कुछ जो बच्चे हैं वो असाइनमेंट टाइमली सबमिट नहीं कराते, जिसकी वजह से उन्हें पेनल्टीज लगानी पड़ी हैं, ठीक है। तो ये दो अजम्पशंस हैं और इनके दोनों अजम्पशंस वैलिड हैं, क्योंकि कोई भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है और इररेलेवेंट नहीं है और इससे कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर।
यहाँ पे भी कह रहा है कि कैंडिडेट्स विद मोर देन 3 years ऑफ एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड। ठीक है, तो कैसे प्रेफर होगा? यहाँ पे कैंडिडेट्स विद मोर एक्सपीरियंस आर बेटर suited फॉर द जॉब। अब अगर यहाँ पे जिनके ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो इस जॉब के लिए ज़्यादा सूटेड हैं, और दूसरे कैंडिडेट्स वो जो मल्टीपल कैंडिडेट्स हैं अप्लाइंग फॉर द जॉब, मतलब एक नहीं है, उसे बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा वो उसे प्रेफर करेंगे। तो दो चीज़ें एजम्पशन यहाँ से निकल रहे हैं। एक जनरल रूल क्या है कि ड्रिंकिंग वाटर शुड बी बॉयल्ड बिफोर यूज टू अवॉइड वाटर बॉर्न डिजीजेस। कुछ जो पानी में जो जर्म्स होते हैं उसको अवॉइड करने के लिए हमें उसे बॉयल करना चाहिए। तो यहाँ पे अजम्पशन क्या बन सकती है कि बॉइलिंग वाटर किल्स जर्म्स कॉजिंग डिजीजेस। तो जब हम बॉयल करते हैं वाटर, तो ये वाटर बॉर्न को डिजीज़ को क्या करते हैं, किल करते हैं, मारते हैं। पीपल वांट टू प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीजेस, और यहाँ पे लोग क्या ख्वाहिश रखते हैं कि हम इन चीज़ों से, इन डिजीज़ से और इन जर्म से खुद को महफूज रखें। ठीक है, तो यहाँ पे ये assumptions है। अब हमारे पास एक दूसरी चीज़ें आती हैं, दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जो आमतौर पे एन टी एस के चीज़ों में पूछा जाता है। वो क्या आता है कि इन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये दो हैं, स्टेटमेंट दी जाती है और कंक्लूजन दिया जाता है। ये रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं, इसमें ये बताया जाता है कि पॉसिबल कंक्लूजन्स इसके क्या हो सकते हैं। आपका काम क्या होता है, इसमें डिटरमाइन करना होता है कि कंक्लूजन जो है वो लॉजिकली स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। स्टेटमेंट उन्होंने दी हुई होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स को जहन में रखना है। क्या रखना है? कंक्लूजन मस्ट लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट। आपने ये देखना है कि स्टेटमेंट से वो लॉजिकली फॉलो कर रहा है। इफ़ इट इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, अगर वो इवन वो ज़ाहरी तौर पे नहीं बताया गया लेकिन उसका मीनिंग वही है। ज़्यादातर आपको कुछ स्टेटमेंट और पैराग्राफ दिया जाता है ना कि आप इसमें से 4-5 क्वेश्चंस हैं हमारे, इसको आंसर करें, लेकिन वो ओपनली नहीं बताते, लेकिन आपको उस क्वेश्चन में वो सवाल कर रहे होते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, आपकी लॉजिकल थिंकिंग देखते हैं। और दूसरी ये बात, अवॉइड एडिंग एनी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन assumptions नॉट implied बाय द स्टेटमेंट। ठीक है, तो कोई भी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन और assumption से आप खुद को अवॉइड करें, बचें, उसको ना करें ऐड। ऐसा ना हो कि वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करें आपकी पेपर पे। ठीक है, अ कंक्लूजन शुड नॉट कॉन्ट्रडिक्ट द स्टेटमेंट, तो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करनी चाहिए स्टेटमेंट से। अब हमारे पास एक पास पेपर है एफपीएससी का। क्या कह रहा है वो? नो वन इज अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट अ वैलिड एडमिट कार्ड। तो यहाँ पे कंक्लूजन्स क्या है? ऑल स्टूडेंट मस्ट हैव अ वैलिड एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड्स आर नेसेसरी फॉर एंट्री इन द एग्जाम हॉल। अब यहाँ पे इसने क्या बताया हमें कि कोई भी है वो एग्जामिनेशन हॉल में विदाउट वैलिड एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इसने दो कंक्लूजन बताए। कौन से? कि तमाम स्टूडेंट्स के बाद एक वैलिड एडमिट कार्ड होना चाहिए, और दूसरा एडमिट कार्ड्स आर नेसेसरी फॉर एंट्री इनटू द हॉल। तो दोनों बिल्कुल ठीक हैं, तो क्या करेंगे? आर एडमिट कार्ड्स आर नेसेसरी फॉर एंट्री इनटू द हॉल। देखिए दोनों बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन यहाँ पे हम सवाल क्या कर रहे हैं? नो वन इज़ अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट अ वैलिड एडमिट कार्ड। अब हमें यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में इंटर करने की बात कर रहा है, हमें स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा। हमें ये नहीं कह रहा कि जो स्टूडेंट्स हैं उन सबके पास होना चाहिए। उसने कहा कि जिसका एग्ज़ाम है, स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनके एग्ज़ाम है और जिसको एग्जामिनेशन हॉल में आना है। तो यहाँ पे आपने इस लॉजिक को आइडेंटिफाई ज़रूर करना है कि वो आपसे सवाल क्या कर रहा है और आप उसको आंसर क्या कर रहे हैं। देखिए स्टेटमेंट तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन वो इससे क्या कर रही है, इससे रिलेट नहीं कर रही। स्टूडेंट के पास वैलिड एडमिट कार्ड तो होना चाहिए, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है, लेकिन अपनी जगह पे है। लेकिन आपसे जो सवाल कर रहे हैं ना, वो स्टेटमेंट जो दी है उससे मैच नहीं कर रहा, तो इसको क्या करेंगे हम? इसको हम करेंगे क्रॉस। ये आपका नहीं है ठीक, ये ठीक है आपका। एडमिट कार्ड्स आर नेसेसरी फॉर एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एडमिट कार्ड होना चाहिए। यहाँ पे कहीं पे भी स्टूडेंट का जिक्र नहीं किया उसने। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइड टू इंक्रीज टैक्सेस ऑन लग्जरी गुड्स टू रिड्यूस देयर कंजप्शन। हमारी हुकूमत ने टैक्सेस लगा दिए हैं तमाम लग्जरी गुड्स पर, जिससे उनकी हम कंजप्शन कम कर दें और अपनी जो है सिंपल लाइफ की तरफ जाएं, ना कि अब लग्जरी लाइफ की तरफ मोटिवेटेड हो रहें।
तो कंक्लूजन क्या है, लग्जरी गुड्स आर नॉट इसेंशियल फॉर डेली लाइफ, हायर टैक्सेस लीड टू रिड्यूस्ड कंजप्शन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कह रहा है कि द स्टेटमेंट अज्यूम दैट लग्जरी गुड्स आर नॉट नेसेसरीज एंड दैट इंक्रीजिंग टैक्सेस विल डिक्रीज देयर यूज़। अब देखिए बेसिक चीज़ें होती, ठीक है, बेसिक चीज़ें होती तो क्या करता गवर्नमेंट, क्या करती उसमें, गवर्नमेंट उसको बेसिक चीज़ों पर ज़्यादा टैक्स बढ़ाने से अवॉइड करती है, ठीक है, कहती है कि वो बुनियादी चीज़ें हैं। लेकिन जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी होती, बाहर से हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, जिस पे हमें क्या करता है डॉलर्स के थ्रू हमें वहाँ पे पे करना होता है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो हमारे रिजर्व्स जो हैं वो कम ना हो, डॉलर्स हमारे ना जाए हमारे हाथों से और हम चीज़ें ना खरीदें। जैसे एक घर में एक बहुत बड़ा होता है, वो क्या चाहता है कि हम स्पेंडिंग जो बच्चे हैं या जो फैमिली है वो ना करे, कम स्पेंडिंग करे, जैसे हमारे पास जो हमारी इनकम है उसमें सेविंग हो। तो गवर्नमेंट भी इसी तरह से एज अ हाउस होल्ड हम उसको समझे, तो वो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि हाउस होल्ड की तरह वो सेव करना चाहती है चीज़ें और हमें बाहर से ख़रीदारी पे रोक रही है जो हमारी इसेंशियल चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हमारी इम्प्लाई हो सकती हैं क्योंकि ये बेसिस नेसेसिटी नहीं है और यहाँ पे रिड्यूस कंजप्शन है, तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। सोशल कंसर्न है, ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पेपर से हमने लिया है। इसमें ये बता रहा है कि प्लांटिंग मोर ट्रीज इज़ नेसेसरी टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। जब हम ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो वो हमारे लिए ज़रूरी है, जैसे हम क्लाइमेट चेंज से फाइट करें। तो इसमें हमारे पास कंक्लूजन क्या दिए हैं, इसने दो दिए हैं, ट्रीज प्ले अ वाइटल रोल इन रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स। एग्जैक्टली, क्लाइमेट चेंज इज़ अ सीरियस इशू। तो यहाँ पे दोनों फॉलो हो रहे हैं क्योंकि वो उस एक इशू है तभी तो हम उससे कॉम्बैट करेंगे, फाइट करेंगे ना। देखिए कॉम्बैट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम उससे फाइट कर रहे हैं। और दूसरा, प्लानिंग मोटरीज नेसेसरी, क्यों, क्योंकि वो इसको रिड्यूस करने के, इसके इफेक्ट्स को कम करने में हेल्पफुल है। यहाँ पे एक दूसरी हेल्थ एडवाइजरी है फ्रॉम एनटीएस पास पेपर से आया था, पीपल हु एक्सरसाइज डेली आर लेस प्रोन टू हार्ट डिजीज। जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं वो, उन्हें हार्ट के, दिल के मसाइल कम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या दे रहा है, हार्ट डिजीजेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय रेगुलर एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ। तो जो लोग रोज़ एक्सरसाइज करते हैं वो, जो लोग रोज़ एक्सरसाइज करते हैं वो कम हार्ट डिजीज़ के पेशेंट बनते हैं या उन्हें वो इफ़ेक्ट करता है या वो उस प्रॉब्लम में जाते हैं। तो क्या हार्ट डिजीज़ कैन बी कंट्रोल्ड बाय रेगुलर एक्सरसाइजेस, या एक्सरसाइज हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन हार्ट, ऑन हेल्थ। तो यहाँ पे दोनों है, द स्टेटमेंट देखें यहाँ पे कैसे दोनों हैं, बोथ 1 and 2 फॉलोज। द स्टेटमेंट कनेक्ट्स डेली एक्सरसाइज विद रिड्यूस्ड हार्ट रेट रिस्क एंड implies a broader health benefit, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों फॉलो होते हैं। बिजनेस डिसीजन में हमारे पास एक पास पेपर है सीएसएस का, द कंपनी अनाउंस 20% डिस्काउंट ऑन इट्स प्रोडक्ट टू इंक्रीज सेल्स। ठीक है, कंपनी ने 20% डिस्काउंट दिए है तमाम उसके प्रोडक्ट्स पर, जैसे उसकी सेल बढ़ सके। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, डिस्काउंट कैन अट्रैक्ट मोर कस्टमर, एग्जैक्टली, क्योंकि उसी ने से डिस्काउंट दिया है तो जैसे सेल बढ़े तो कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, कस्टमर ही लेंगे ना तभी तो सेल होगी। द कंपनी इज़ नॉट मेकिंग इनफ सेल्स। अब यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि इनफ सेल्स कर रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी हुई यहाँ पे। उसने डिस्काउंट दिया जिससे उसकी सेल्स बढ़े, अब वो सेल्स तो कर रहे हैं ना, सेल वो कर रहे हैं। इनफ को हम नहीं बता सकते कि इनफ कर रहा है या नहीं कर रहा, वो तो कंपनी का रेवेन्यू बता सकता है, उसकी सेल्स नंबर ग्रोथ बता सकती है। लेकिन यहाँ पे जो हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो इस स्टेटमेंट से यही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 20% डिस्काउंट से हम अपनी सेल बढ़ाना चाह रहे हैं और डिस्काउंट कैन अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, और एग्जैक्टली ये चीज़ फॉलो करती है। तो 1 फॉलो करेगा यहाँ पे, ना कि 2, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 1 फॉलो करेगा। तो ओनली 1 फॉलोज, कैसे, द पर्पज ऑफ द डिस्काउंट इज टू अट्रैक्ट कस्टमर, द स्टेटमेंट डज नॉट डायरेक्टली इंडिकेट करंट सेल्स लेवल। ठीक है, तो उसने कोई सेल्स लेवल के बारे में नहीं बताया यहाँ पे, तो इसलिए हम उसको नहीं कर सकते, नहीं ऐड कर सकते, नहीं कर सकते कुछ भी इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। टुडे, आज तक यहीं पे हम इसको कंक्लूड करते हैं, और हमारा यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग जो था वो कंप्लीट हो गया है, फाइनलाइज हो गया है। तो अब हम इंशाल्लाह ताला जो हमारा इस सेशन का थर्ड डे होगा एप्टीट्यूड टेस्ट से सेशन का, हम उसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे
के हमारे पास नेक्स्ट जो था हमारा टॉपिक उसको कंक्लूड करेंगे। तो आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज़ हैं, कोई सवाल हैं, कोई इश्यूज़ हैं, और कोई आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता, उसकी लॉजिक समझ नहीं आती, या वो कैसे हल होगा वो समझ नहीं आता, आप तो काइंडली एनी टाइम आप किसी भी हमारे प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी जाके हमें इनबॉक्स करें, डीएम करें, मैसेज करें, और हमारे नंबर पे मैसेज करें, हमसे पूछ लें, तो हम आपको उस चीज़ का रिप्लाई करेंगे टाइमली। जो हमारे ऑफिस आवर्स हैं उसमें आप कांटेक्ट करें। और थैंक यू सो मच फॉर कंटिन्यूइंग दिस सेशन एंड फॉर योर टाइम एंड एवरीथिंग यू डिड टुडे। एंड आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा और आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे। हम आपको इसके बाद, इस सेशन के एंड के बाद, हम आपके साथ जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर करेंगे, जिसमें आप ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं जो हमने आपको यहाँ पे अभी सिखाए हैं, पढ़ाए हैं, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे और एक अच्छा रिस्पॉन्ड देंगे। और हम आपसे इसका अभी एक टेस्ट जो होगा, शॉर्ट क्विज, हम वो लेंगे, कंडक्ट करेंगे, जैसे हम आपकी अंडरस्टैंडिंग समझ सकें और देख सकें। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन दिस सेशन, एंड इंशाल्लाह वी विल सी यू अगेन in the next session and in the continuity of this series. Thank you so much. Take care and Allah Hafiz.